नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। भारतीय जनता पार्टी कुर्सी के लिए नहीं, देश के लिए राजनीति करती है। भाजपा ने 3 बार देश हित में कुर्सी को लात मारी है, ये सबको पता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के दौरान मुख्यमंत्री पटवा जी पर भारी दबाव था, लेकिन उन्होंने राम मंदिर पर कोई समझौता नहीं किया। ये कहना है नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का। वे आज सागर में शासन की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ देने और भाजपा के त्रिदेवों को सम्मानित करने सागर आए थे। इस मंच से उन्होंने दिग्विजय सिंह को कहा कि आप बार बार राम मंदिर की तारीख पूछते थे, लो राम मंदिर बन गया। अब आप भेष बदलकर चुपचाप राम मंदिर चले जाओ और अपने कुकर्मों के लिए माफ़ी मांग लो। भगवान राम बड़े दयालु हैं, माफ़ कर देंगे। थे लो राम मंदिर बन गया। अब आप भेष बदलकर चुपचाप राम मंदिर चले जाओ और अपने कुकर्मों के लिए माफ़ी मांग लो। भगवान राम बड़े दयालु हैं, माफ़ कर देंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में अब वो भारत बन चुका है जिसके साथ अमेरिका भी है और रशिया भी। हम आपको कैलाश विजयवर्गीय का पूरा बयान सुनवाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आज उन्हें महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में जाना था, मगर उन्होंने कार्यकर्ताओं के त्रिदेव सम्मेलन में आना जरूरी समझा। कार्यक्रम के दौरान सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने शहर के विकास के लिए, शहर के चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि की मांग की। उन्होंने नालों के गहरीकरण के लिए 7 करोड़, नए खेल स्टेडियम के लिए करीब 15 करोड़ और सभी 48 वार्डों में विकास के लिए 25-25 लाख रुपयों की मांग की। इस अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद राजपूत और महापौर संगीता तिवारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आयोजन के उपरांत पद्माकर सभागार से त्रिदेवों की वाहन रैली भी निकाली गई। एक बार नहीं, सैकड़ों बार अपने पद का त्याग किया है। ऐसे सम्मानित कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजा के। इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिसने अपनी एक ऐसी पहचान बनाई है, 4 बार मुझे विधायक बनाया, उसके पहले 3 बार बहन सुधा जी को विधायक बना के लगातार 35 साल तक एक छत्र राज भारतीय जनता पार्टी का। सागर में 1992 के बाद हमने सारे सांसद जीते, सारे विधायक जीते, सारे महापौर जीते। एक अपवाद छोड़ दिया जाए महापौर का। बहनों भाइयों, मैं आप सब कार्यकर्ता बहनों भाइयों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस सागर शहर को 1992 के पहले हम कुछ नहीं जीते थे, लेकिन 1992 के बाद हम कुछ हारे नहीं। ये कर्तव्य दिखाने वाला अगर कोई हो सकता है तो सागर के कार्यकर्ता हो सकते हैं। क्योंकि कैलाश भाई साहब को अन्य कार्यक्रम में पहुंचना है, तो मैं कैलाश भाई साहब के और आपके बीच में व्यवधान नहीं बनना चाहता। सागर में जब से वो नगरीय प्रशासन मंत्री बने हैं, मैं समझता हूं ऐसे ऐसे काम हुए हैं, पैसे की कोई कमी नहीं। आप सड़कें देख रहे हैं, इतनी सड़कें सागर के इतिहास में कभी बनी नहीं। पहली बार सड़कों के लिए एक मुश्त राशि दी जा रही है। बहनों भाइयों, मैं सागर शहर की पहचान उनके चौराहों से होती है। मैं चाहता हूं कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी इस मंत्रालय के पहले भी मंत्री रहे, लेकिन इस बार मंत्री बनने के बाद प्रथम सागर उनका आगमन हुआ है। इस नाते से हम चाहते हैं कि सागर को ऐसी सौगात मिले कि सागर भी हमारे मध्य प्रदेश के महानगरों में शामिल हो जाए। आप सबकी इच्छा है कि नहीं है? तो सागर में हम चाहते हैं कि चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए सम्मानीय
हमारे मंत्री महोदय, हमारे चहेते नेता आज यहाँ पे सागर के चौराहों के विकास के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि का हम लोगों ने प्राक्कलन बनाया है। आप सबसे हमारी बात का समर्थन करिए। नहीं तो कुछ नाले ऐसे हैं जो बारिश में हमेशा जाम होते हैं, जिसकी वजह से सागर की व्यवस्थाएं भंग हो जाती हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे तमाम नालों का गहरीकरण करके और उनका नवीनीकरण किया जाए। सम्मानीय मंत्री महोदय, शीतला माता मंदिर से लेके बड़ी नदी तक जहाँ पे हमारी देवी माँ का विसर्जन होता है, गणेश जी का विसर्जन होता है, वहां पे उसके जीर्णोद्धार के लिए भी लगभग 6.7 करोड़ रुपए की राशि, उसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और इसके अलावा आप जब तक मंत्री हैं और जब मंत्री नहीं भी थे तब भी माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने हमें जो स्मार्ट सिटी की सौगात मिली, उसमें मध्य प्रदेश की सरकार का तो योगदान है ही। उस समय महासचिव के रूप में माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी दिल्ली में विराजमान थे और उन्होंने केंद्रीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी से बातचीत करा के और मार्ग प्रशस्त किया था। स्मार्ट सिटी की सौगात देने में उनकी भी बहुत बड़ी योगदान है। एक बार जोरदार ताली। अब मैं हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण हैं, उन सब ने भी अपनी अपनी मांगों के संबंध में हमें मांग पत्र दिया है। और सम्मानीय कैलाश जी से मेरा निवेदन है, आप बोले ना, आपने कभी हमको निराश नहीं किया, सागर वालों को निराश नहीं किया। हर वार्ड में हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी राशि, कम से कम 25 लाख रुपए की राशि हर वार्ड में हमारी सड़कों, क्योंकि जब से सीवर का काम हुआ है, टाटा का काम हुआ है, अंदर की सारी सड़कें टूट फूट गई हैं। उनके पुनर्निर्माण के लिए आप ये राशि देंगे। मैं समझता हूं हमारे पार्षदगण मेरी बात से सहमत होंगे। अंत में मैं सम्मानीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बड़े भाई हैं। मैं राजनीति में आज जो कुछ भी हूं उनके हमारी राजनीतिक मार्ग प्रशस्त करने वाले अगर कोई एकमात्र नेता है तो सम्मानीय कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। मैं उनके प्रति आज आप सबकी ओर से अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए और कहना चाहता हूं कि है वही सूरमा इस जग में। नेता बहुत देखे मैंने, लेकिन ऐसा नेता नहीं देखा। मुंबई जाना था शपथ ग्रहण के लिए, नागपुर में थे, 88.9% स्ट्राइक रेट। जितनी सीटें मिली उसमें से 88% सीटें जीत के लेके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाली हैं। ऐसे सम्मानीय कैलाश जी को होने वाले मुख्यमंत्री जी ने स्वयं फोन करके आमंत्रित किया। जब मैंने निवेदन किया, मैंने कहा भाई साहब आपका मुंबई जाना ज्यादा आवश्यक है, आप मुंबई जाइए, हम ये कार्यक्रम बाद में करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कार्यकर्ता मेरे लिए सर्वोपरि है। कार्यकर्ताओं से मिलने की इच्छा करने लगे, मेरे मन में भी है। शपथ ग्रहण तो होते रहते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का मन नहीं टूटना चाहिए, उनका विश्वास कम नहीं होना चाहिए। ऐसे अजय योद्धा के लिए अंत में जोरदार ताली बजाएं। जब मैं यहाँ का विधायक हुआ करता था, कैलाश भाई साहब उस समय प्रभारी मंत्री थे और इन्होंने, कैलाश जी को शायद याद होगा, मुझे वो वक्ता आज तक याद है। इन्होंने कहा था 25 साल पहले जब ये प्रभारी मंत्री थे कि सागर एक कस्बा है। आज सागर कस्बा को सागर स्मार्ट सिटी और सागर को इतना विकसित सागर बनाने में आपकी अहम महत्वपूर्ण भूमिका को कोई भूल नहीं सकता। सरकार के रूप में हो,
पार्टी के रूप में हो। जब जब पार्टी ने जहां जहां आपको लगाया, सफलता लेकर ही आप दिल्ली पहुंचे। हरियाणा हो, बंगाल हो, हरियाणा की जीत का सेहरा, बंगाल की लड़ाई। पश्चिम बंगाल में लोग बोलते हैं कि इतना आसान नहीं है काम करना। उस कठिन परिस्थितियों में हम लोग आए दिन अखबार पढ़ते थे कि गोली चल गई, लट चल गए, गाड़ी टूट गई। ऐसे में भी कैलाश जी ने हिम्मत नहीं हारी और वहां सीटों का इजाफा करके लौटे। हम सब आज खुश और गौरवान्वित थे कि आज जो जितने ये अपने चेहरे पर, अपने सिर पर जो सेहरा बांधे हैं, ये सेहरा बांधने वाले हमारे पोलिंग बूथ के अध्यक्ष, हमारे पोलिंग बूथ के महामंत्री, हमारे पूरे मंच के बीएलए, ये कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में एक नई टीम का गठन किया और आपको जो दायित्व सौंपा, उस दायित्व में न केवल आप सफल हुए, बल्कि आपकी दम पर ही मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पुनः बनी और बहुमत से बनी। विधायक और हमेशा हंसते हंसते ऐसा काम बता देते हैं और इतनी प्रेम से बताते हैं कि ना तो होता ही नहीं, हिम्मत भी नहीं होती ना करने की। ऐसे चलन भाई के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। सागर शहर की महापौर और एक घर की महिला किस प्रकार शहर का विकास करती है, इसका उदाहरण महिला सशक्तिकरण का संगीता जी हैं। और लक्ष्मी ऊपर है, नारायण नीचे है, सुशील जी, जरा उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। कार्यक्रम की सूत्रधार है ये पूरी व्यवस्था के, जरा तालियां बजाकर वृंदावन का स्वागत करें आप। हीरा सिंह जी, लग रहा है कि शपथ विधि समारोह में हो, कार्यकर्ता का उत्साह और कार्यकर्ता जिस प्रकार दूल्हे की तरह यहाँ दिख रहे हैं, ऐसा लगता है, लग रहा है कि महाराष्ट्र में ही कार्यकर्ता बंधुओं, जो सरकार बनती है, आती है और जाती है, पर संगठन हमेशा स्थायी होता है। और हमारा संगठन, मुझे कहते हुए गर्व है, मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि हम देश के लिए राजनीति करते हैं। बाकी संगठन कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं, हम कुर्सी के लिए राजनीति नहीं करते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इस देश की जनता ने देखा है कि हमने अपनी विचारधारा के कारण कुर्सी को लात मार दी। कुर्सी की चिंता नहीं की, उनका हमारी विचारधारा से हमने समझौता कभी नहीं किया। सब जानते हैं, हम नारा लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वीपी सिंह जी उसमें प्रधानमंत्री थे, पटवा जी मुख्यमंत्री थे, मैं भी उनके साथ विधायक। एक पत्र आया सरकार के पास कि आप लिख के दो प्रस्ताव पारित करके कि हम राम मंदिर का समर्थन नहीं करते हैं, नहीं तो हम आपकी सरकार भंग कर देंगे। पटवा जी ने लिख के दिया, कल करते हो तो आज करो, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। आप सरकार, और इस भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में सरकार थी, हमने सरकार को ठोकर मार दी, पर राम मंदिर के लिए हमने आंदोलन समाप्त नहीं किया। और आप सब जानते हैं, जैसे ही देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, और हमने देखा जब हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं वहीं बनाएंगे, तो दिग्विजय सिंह जी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। दिग्विजय सिंह जी भूमि पूजन की तारीख बताई, प्राण प्रतिष्ठा की भी तारीख बता दी हमने, मंदिर बन गया। आप चुपचाप वेश बदल के जाना वहां, और अपने जितने आपने कुकर्म किए हैं सबका वहां पर दंडवत कर लेना। हमारे राम बड़े दयालु हैं, वो आपको माफ कर देंगे। हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमें गर्व है
कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारधारा की पार्टी के आधार पर हम काम करते। मुझे गर्व है इस बात का कि हम छोटे थे नारा लगाते थे कि एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। जब धारा 370 लगाई गई थी तब भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री थे। उन्होंने कहा यह तुष्टीकरण की नीति ठीक नहीं है, इस्तीफा देकर बाहर आ गए। जनसंघ की स्थापना करी, जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने, नारा लगाया एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। देश भर के जनसंघ के कार्यकर्ताओं को जम्मू कश्मीर बुलाया। जम्मू कश्मीर में जाने के लिए धारा 370 लगने के बाद परमिट लगता था। उन्होंने बोला हम परमिट नहीं देंगे और सीधे जम्मू कश्मीर में घुसेंगे। 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गिरफ्तार। वहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई। इस देश की आजादी के बाद पहला कोई ऐसा बलिदान था जो देश की एकता और अखंडता के लिए दिया गया था। वह बलिदान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, भारतीय जनता पार्टी के नेता था। हम देश से समझौता नहीं करते, हमारी विचारधारा से समझौता नहीं करते, यह हमारी विशेषता है। कुर्सी जाती आती है या जाती रहे, हमने कुर्सी की कभी चिंता नहीं की, हमने देश के लिए राजनीति की। हम कहते हैं नेशन फर्स्ट। 2014 में जब देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर सौंपी, वो लोकसभा की सीढ़ी पर चढ़ने लगे और सबसे पहले माथा टेका। याद है आपको? कितने कार्यकर्ताओं ने देखा था? उन्होंने लोकसभा प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर मत्था टेका, अंदर गए, वहां भाषण दिया, मेरे लिए देश पहले, पार्टी बाद में। मुझे याद आता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के लिए राजनीति करती है। मैं एक घटना सुनाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं। इस देश में नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे। दुनिया के मुस्लिम राष्ट्रों ने यूनाइटेड नेशन में एक पत्र लिखा कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम भाइयों के साथ उनके मानव अधिकार का हनन हो रहा है। यूनाइटेड नेशन ने कड़ा पत्र देश के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी को लिखा। वो कहा स्पष्टीकरण दीजिए, नहीं तो आर्थिक प्रतिबंध लग जाएंगे आपके ऊपर। किसी भी विकासशील देश के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगना सबसे बड़ी सजा होगी। नरसिंह राव जी घबरा गए। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाया, नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी। कि अटल जी ये पत्र आया तो बोला आपको जाना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए। बोले नहीं, मैंने अपनी पार्टी में बात की, अपने मंत्रियों से बात की, जो विदेश में प्रतिनिधिमंडल जाएगा उसका नेतृत्व आप करेंगे। अटल जी ने बोला अरे भाई कैसे होगा, मैं नेता प्रतिपक्ष मैं कैसे करूंगा? बोले नहीं, देश के लिए आपको करना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह है। अटल जी ने कहा मैं पार्टी से पूछूंगा। इत्तेफाक से गोविंद सिंह जी मैं उस वक्त युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष था। हम कार्यालय में थे, अडवाणी जी से मिलने के लिए बैठे थे। अचानक अटल जी आए, 2 घंटे उनकी बैठक थी, वो निकल गए। अटल जी ने अडवाणी जी से परमिशन मांगी कि मुझे प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि यूनाइटेड नेशन में मैं देश का प्रतिनिधित्व करूं। अडवाणी जी ने उसी वक्त प्रमोद महाजन जी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी सबसे बात की और सबकी सहमति होगी कि ये हमारी गर्व की बात है कि हम नेता प्रतिपक्ष हैं और देश का नेतृत्व करेंगे। सलमान खुर्शीद उस समय विदेश मंत्री होते थे। पत्रकार बंधुओं इसको नोट करें, सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री थे, नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी ने किया यूनाइटेड नेशन। और जेनेवा में गए, वो वहां भाषण दिया 1 घंटे 10 मिनट। उनके भाषण के बाद जिन लोगों ने शिकायत की थी मुस्लिम राष्ट्रों ने, उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली। भारत की बहुत बड़ी जीत हुई। जब अटल बिहारी वाजपेयी बाहर निकले, पत्रकारों ने पूछा कि अटल जी आप नेता प्रतिपक्ष हैं,
लोकसभा में तो पानी पी पी के गाली देते हैं। अटल जी का जवाब था, मैं पार्टी का झंडा कार्यालय पर रख के आया हूँ, आज देश का झंडा लेके आया हूँ, इसलिए देश का प्रतिनिधित्व। ये भारतीय जनता पार्टी और ये नेता प्रतिपक्ष है। आज के नेता प्रतिपक्ष क्या हैं? आज के नेता प्रतिपक्ष विदेश में जाते हैं और कहते हैं कि मेरे देश के अंदर दलित खतरे में, अल्पसंख्यक खतरे में है, नमाज नहीं पढ़ सकते, सिख भाई साफा नहीं बांध सकते। यहाँ कितने दलित भाई जरा हाथ खड़ा करें। यहाँ पर किसी प्रकार का आपके साथ संकट है? देश में किसी प्रकार का संकट है? मुस्लिम भाई अगर हो तो हाथ खड़ा करें, क्या उनको नमाज पढ़ने से रोका जाता है क्या? सिख भाई बताएं कि क्या उनको साफा बांधने से रोका जाता है क्या? इतना गैर जवाबदार बयान विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष विदेश में जाकर भारत के प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं। और एक हमारे नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने देश के सम्मान को विपक्ष के नेता होते हुए भी बढ़ाने का काम किया। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। थोड़ा सा भैया इधर आ जाओ, थोड़ा सा पीछे जाओ, मैं कार्यकर्ताओं के दर्शन भी कर सकूँ। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि हमने कभी कुर्सी की चिंता नहीं की, हमने हमेशा देश की चिंता की, समाज की चिंता की। हमने अगर गरीब कल्याण की योजनाएं प्रारंभ की तो जात नहीं पूछी, गरीब है या नहीं, बस ये देखा। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने जात पूछी क्या? प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी 4 जात है सिर्फ। पहला महिला कल्याण, महिला सशक्तिकरण, जिसका उदाहरण संगीता जी बैठे हुए हैं। दूसरा गरीब कल्याण, अभी हमने नगर निगम के माध्यम से स्वनिधि, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से मकान का अधिकार लोगों को दिया। ये गरीब कल्याण। किसान का सम्मान, किसान कितने जरा हाथ खड़ा करें। किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं। आपको पूरे 12,000 रुपए खाते में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते? पहुंचते कि नहीं पहुंचते? ये सरकार और सरकार में अंतर है कि एक देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों मिलकर 6-6 हजार रुपये किसानों के पास पहुंचाते हैं। सीधे 600 रुपये, 6,000 रुपये उनके खाते में पहुंच जाते हैं। हमारी लाडली बहना मिल रहे हैं कि नहीं? 1250 रुपये जरा बताएं, मिल रहे हैं? एक नया पैसा भी कोई कमीशन खाता है? ये भारतीय जनता पार्टी। महिला सशक्तिकरण, किसान सशक्तिकरण, गरीबों का कल्याण और युवा सशक्तिकरण, ये 4 जाति है हमारी। हम देश के लिए राजनीति करते हैं और इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं मैं एक बात जरूर कहता हूं कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर कि देश की रक्षा, सेना के जवान देश की सीमा पर खड़े होकर, अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर देश की सीमा पर खड़े रहते हैं। होली नहीं मनाते, दिवाली नहीं मनाते, बच्चों के जन्मदिन नहीं मनाते हैं, सब सीमा पे हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। वो देश से बाहर के दुश्मन की रक्षा कर लेंगे, पर देश के अंदर के दुश्मन हैं, उनसे देश को कौन बचाएगा? कौन बचाएगा बताइए? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हम बचाएंगे। हम भी उसी प्रकार के सैनिक हैं जो देश की सीमा पर खड़े हुए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसी प्रकार हम देश के अंदर के दुश्मनों से निपटेंगे। कमाल है, हमारे देश की राजधानी में यूनिवर्सिटी में नारे लग जाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई 4 बच्चे अगर नारे लगाने तो समझ में आता है हम उनको डांट देंगे, समझा देंगे, पर उनकी पीठ थपड़ाने के लिए अगर कांग्रेस के लोग पहुंच जाएं, सपा के लोग पहुंच जाएं,
केजरीवाल पहुंच जाए, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग पहुंच जाए, क्या ऐसे राजनीतिक दलों को माफ करना चाहिए? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जवाबदारी है कि हम देश की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी में हम सौभाग्यशाली हैं। हम सौभाग्यशाली है कि हमें यह अवसर मिला है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और इसलिए मित्रों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपका सम्मान इसीलिए किया, आपके सिर पे जो पगड़ी बांधी है, ये देश की रक्षा के आप सिपाही हैं। देश के दुश्मनों से इस देश को बचाना है और इसलिए बहुत जरूरी है। लोकसभा के चुनाव में कुछ लोगों ने एक नैरेटिव चला दिया था। मध्य प्रदेश में नैरेटिव नहीं चला, पर देश में चल गया। मध्य प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता सजग थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने नैरेटिव चलने नहीं दिया। इसलिए मैं आपको एक बार फिर से प्रणाम करता हूं कि देश में जो नैरेटिव चला वो मध्य प्रदेश में नहीं चला, और मध्य प्रदेश में हम कभी 27 से ज्यादा नहीं सीट जीते थे। इस बार आपके सहयोग से, आपकी प्रतिबद्धता के कारण हम 29 के 29 सीट जीते हैं। इसलिए आज आपका स्वागत किया। आप स्वागत के हकदार हैं, आपके कारण पार्टी है। और इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं, आप सबसे निवेदन कि हम एक ऐसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जो देश की चिंता करता है, गरीबों की चिंता करता है, किसान की चिंता करता है, महिला सशक्तिकरण की चिंता करता है, युवाओं को सशक्त करने का काम करता है। आज हमारी देश की सेना सशक्त हो गई। 2014 के पहले हमारे देश की सेना का क्रम विश्व की सेनाओं में 13वें-14वें नंबर पर था। हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद देश की सर्वश्रेष्ठ जो 3 सेनाएं हैं उसमें से एक भारत की सेना है, मजबूत सेना है। हम एक मजबूत देश है। हमें गर्व है कहते हुए कि एक समय था जब भारत के बारे में कहते थे कि भारत कभी अमेरिका के साथ, कभी रशिया के साथ, कभी अमेरिका के साथ है, कभी रशिया के साथ। आज विश्व मंच पर भारत के साथ अमेरिका भी है, रशिया भी है। ये भारत की ताकत है। और इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं को गर्व है इस बात का कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया में भारत का नाम और सम्मान बढ़ाया है। और इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं, हम बचपन में जब शाखा में जाते थे तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम ना प्रार्थना करते थे, कबड्डी खेलते थे। हम बोलते थे रोज की रोज प्रार्थना करने से क्या होता है? मुख्य शिक्षक जी से पूछते, अरे बोले इससे देशभक्ति क्या होती है? मैंने क्या होती है देशभक्ति? धीरे धीरे हम बड़े होते गए, मुख्य शिक्षक बने, हमें समझ में आया कि ये छोटी सी शाखा के अंदर राष्ट्रभक्ति का बीजारोपण होता है। मुझे कहते हुए गर्व है, दुनिया के अंदर ऐसा संगठन कोई सा भी नहीं है, इतना सशक्त संघ कोई सा नहीं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तब वो कहते थे कि इनके शाखा क्यों लगाते हैं हम थोड़े से चंचल थे उस वक्त। बोले भारत को विश्व गुरु बनाना है। कोई शाखा लगाने से भारत विश्व गुरु बन जाएगा? बोले हमें जनता के बीच में जाकर इस विचारधारा को फैलाना है। आज मैं 50 साल पहले की बात सोचता हूँ तो जो मुख्य शिक्षक कहते थे वो कितना सही कहते थे। आज भारत के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और भारत विश्व गुरु बनने की तरफ चल पड़ा। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं देश को बढ़ते हुए। हम सौभाग्यशाली और इसलिए चेरेवती मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहता हूँ, चुनाव हो या नहीं हो, हमें अपना जैसे सेना पे बैठा हुआ जवान अपनी चौकी को मजबूत रखता है, वैसा ये त्रिदेव अपने पोलिंग बूथ को मजबूत रखता है। हम सब की जवाबदारी है। जैसे सेना के जवान के लिए वो मोर्चा है, वैसे ही पोलिंग बूथ हमारा मोर्चा है।
हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाए, हमारी विचारधारा से जोड़ें, इसमें आप लगे रहेंगे तो ये देश का बहुत बड़ा काम होगा। मैं एक बार फिर से आपको प्रणाम करता हूँ। बोले भारत माता की। दिन भर हो गया आपको काम करते करते, आज त्योहार का दिन है, मुंह तो मीठा कर लो। ऐसे बात नहीं बनेगी, सेलिब्रेशन तो वैसा होना चाहिए जैसा पहली बार हुआ था। भोर भई है प्रेम सवर चला, माही तेरे साथ ही मेरा ये सफर चला। गुजरे लम्हों को हम बटोर ले, रे माही चलो कुछ याद कर ले, चलो कुछ याद कर ले, त्योहार पे चलो कुछ याद कर ले, चलो कुछ याद कर ले माही, चलो कुछ याद कर ले, त्योहार पे चलो कुछ याद कर ले। वाह, वही ताजगी वही स्वाद। कुसुम, तुम्हारे हाथों में जादू है। जादू मेरे हाथों में नहीं, 287 मेरी चाय में है। एक ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। 287 मेरी चाय, तन मन जगाए बात बन जाए।